हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। बच्चों, शांति शिक्षा एवं सतत विकास आपका फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जो पेपर नंबर 8 है। कौन सा है? पेपर नंबर 8। इसकी एक क्लास चली हुई है और आज क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे। कौन सी यूनिट को? यूनिट नंबर 2 को। कौन सी है यूनिट? व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास इस यूनिट का नाम है। और इस पूरे जो सब्जेक्ट में आपकी टोटल कितनी यूनिट है? 10 यूनिट है। इस सब्जेक्ट में आपकी 10 यूनिट है और लगभग एक वीडियो में एक यूनिट का हम टारगेट लेकर चलेंगे। और आपकी जो ये यूनिट है ये आज समाप्त करने की पूरी कोशिश रहेगी। क्लास नंबर 3 है। कल की क्लास में हमने पहली यूनिट डिस्कस की थी, उससे पहली क्लास में हमने सिलेबस डिस्कस किया था, राइट। चलिए एक बार ये बता दीजिए, ऑडियो वीडियो सब आप तक विजिबल है या नहीं? अगर सब कुछ ठीक दिखाई और सुनाई दे रहा है तो हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषा और विशेषता। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि भाई व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसकी विशेषता क्या होती है। व्यक्तित्व का अर्थ है पर्सनैलिटी। क्या अर्थ है? पर्सनैलिटी। चलो जी, आगे यूनिट नंबर 2। और आपके एग्जाम 2018 में फोर्थ सेमेस्टर के आप ही के एग्जाम में ये पूछा भी गया है भाई, बीटीसी 2018 के एग्जाम में ये पूछा भी गया है व्यक्तित्व वाला टॉपिक। तो क्या पूछा है? व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास, ये आपकी हेडिंग हो गई। और नोटबुक में आप साथ साथ जो है नोट करते हुए चलिए। क्या होता है व्यक्तित्व? व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के परसोना, क्या है? परसोना से, PERSONA, परसोना से लिया गया है। परसोना का अर्थ है मास्क, यानी नकाब या मुखौटा। मास्क बोलते हैं ना, उसको ही परसोना बोलते हैं। उसी से पर्सनैलिटी, यानी आपकी पर्सनैलिटी कैसी है ये आप पर निर्भर करता है। यानी आपको देखकर ही पता लग जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। यही इसमें पढ़ना है आपको। तो भाई अंग्रेजी पर्सनैलिटी शब्द का मतलब हो गया व्यक्तित्व। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। मन के अनुसार, ये मन अपना मन नहीं है। मन के अनुसार मतलब है, मन इसमें एक लेखक है, या कह सकते हैं इनका जो होता है भाई, जिसकी डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ाई जाती है। भाई कमेंट में बताइए क्या होता है वो, उसको बोलते तो हैं, क्या बोलते हैं? लेखक टाइप कुछ ऐसा ही बोलते हैं, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। चलो, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संगठनों, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट गठन है। ये इसने बताया है, मन ने। ठीक है, ये हो गया। ये आपको याद करनी है डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन जो भी आदमी देता है, जो भी व्यक्ति देता है, उसकी एज इट इज होनी चाहिए, तब भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेकर के उसको लिख लेना। आपके एग्जाम में बीटीसी 2018, 17 और 16, इन तीनों एग्जाम में, तीनों ईयर के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बना है व्यक्तित्व की विशेषता। तो व्यक्तित्व की क्या विशेषता होती है ये आपसे पूछी गई है। तो क्या होती है? आत्मचेतना, सामाजिकता, शारीरिक मानसिक स्वस्थ, और भाई सामंजस्य या दृढ़ इच्छा शक्ति, ये सब होती है।
बिल्कुल ठीक है। तो भाई यही विशेषताएं होती है व्यक्तित्व की, आप सभी स्क्रीनशॉट करके याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व का वर्गीकरण। व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार किया गया है? युंग यानी जुंग के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। ठीक है, युंग लिख लीजिए आप इसको। कैसे लिखेंगे? युंग, युंग के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। ठीक, कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है भाई? अंतर्मुखी, बाह्यमुखी, उभयमुखी, इस तरीके से जो है वर्गीकरण किया गया है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जब आपकी क्लासेस चली होगी कॉलेज में, उसमें भी बताया गया होगा अंतर्मुखी, बाह्यमुखी। और आप सभी ने देखा भी होगा अपनी क्लास में कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा जो अंतर्मुखी होगा, इंट्रोवर्ट होगा। तो क्या क्या विशेषता होती है भाई? ये व्यक्ति आत्म केंद्रित होते हैं, यानी ज्यादातर अपने आप पर ही निर्भर रहते हैं। इनमें शर्मीलापन तथा असामाजिक अधिकता होती है। यानी ये शर्मीलेपन होते हैं, और शर्मीलेपन के होते हैं, सीमित इनके दोस्त होते हैं, लिमिटेड ही होते हैं, और एकांतीय प्रिय होते हैं। मतलब शांत माहौल में रहना पसंद करते हैं, ज़्यादातर क्लास में चुपचाप रहते हैं, कुछ लिमिटेड ही दोस्तों के साथ बोलते हैं, वहीं तक सीमित रहते हैं। और भाई आत्म केंद्रित होते हैं, ये ज़्यादातर किसी से कॉपी पेन या भाई मेरा ये मैथ का पेपर नहीं हुआ, मैथ का मेरे एक्सरसाइज नहीं हुई, टीचर ने दी थी तो दिखा दे, सब कुछ नहीं करते। हम पनिशमेंट ले लेंगे पर किसी से नहीं मांगेंगे। उन्हीं बच्चों को अंतर्मुखी कहते हैं, अंतर्मुखी, अंतमुखी। ठीक है। बाह्यमुखी क्या होता है? यानी एक्सोवेस्ट, जो समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जैसे स्कूल में कोई फंक्शन हुआ तो उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कि मैं भी, मेरा भी नाम लिखो, मैं भी पोएम सुनाऊंगा, मैं भी डांस करूंगा, इस तरीके से होता है ना, वो अंतर्मुखी होते हैं। और वाचाल होते हैं, मतलब ज़्यादा बोलते हैं। ऐसे लोग अक्सर नेता बनते हैं, यानी कोई भी क्लास का जैसे खड़ा हो गया भाई, लीडरशिप करने लगा कि भाई सब बच्चे आओ धरना प्रदर्शन करेंगे, कॉलेज की फीस कम कराएंगे, इस तरीके से जो बच्चा आगे निकल कर आता है भीड़ से, वो बाह्यमुखी होता है। अपने विचारों और भावना को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है। अपने विचार, अपनी भावना को खड़ा होकर के, बेहिचक होकर दूसरों तक पहुंचा सकता है। टीचर के सामने भी खड़ा होकर आसानी से बोल सकता है, उनको ही बोलते हैं बाह्यमुखी। क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? बता दीजिए। कमेंट्स मैं बहुत कम पढ़ूंगा आज, क्योंकि पढ़ाई पर ध्यान देंगे और जल्दी से सब्जेक्ट को फिनिश करके कोई नया सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। छोटा सा ही सब्जेक्ट है और 25 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है, 1 घंटे का ये पेपर होता है, और आप सभी आसानी से कर पाएंगे, बड़ा ही सिंपल है। चलिए, 1 घंटे का नहीं, सॉरी, ये तो आपका 50 मार्क्स का पेपर होता है। नहीं, कितने मार्क्स का होता है? सॉरी, 25 मार्क्स का ये पेपर होता है, मैं कंफ्यूज हो गया था। 25 मार्क्स का ही है और पेपर नंबर 8 है, राइट। उभयमुखी क्या होता है? ये व्यक्ति न तो अंतर्मुखी होते न बाह्यमुखी होते, यानी बीच के ही रहते हैं, न ज़्यादा बोलते न ज़्यादा किसी की सुनते। दोनों के मिले जुले गुण पाए जाते हैं। इनका व्यवहार बहुत ही संतुलित होता है, यानी अच्छे होते हैं। उभयमुखी बच्चे जो है वो अच्छे होते हैं, ना कम बोलते ना ज़्यादा बोलते, बीच में रहते हैं, और शर्मीले भी नहीं होते और ज़्यादा शर्मीले भी होते हैं, इस तरीके से, मतलब ये बीच के रहते हैं। अंतर्मुखी बालक जो होगा वो मन मन में सोचता रहेगा, मन मन में सारी कैलकुलेशन करता रहेगा। लेकिन जो बाह्यमुखी होगा वो ज़्यादातर बोल ही जाएगा सारा दिन, बक 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 बक। ठीक है, चलो यहाँ से, बाह्यमुखी तो बक बक, अंतर्मुखी तो अंतर्मुखी। तो इससे आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। 1-2 पॉइंट आपके आसपास क्लास में कोई होगा उसके बारे में भी लिख देंगे, उसके मतलब भी ऐसा हाव भाव है, ज़्यादा बोलता है, इस तरीके से जो लिखेंगे तो आपके मार्क्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। अगला पॉइंट आपका आता है सामाजिक विकास। चलो जिसके बारे में पढ़ते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क में आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। ठीक है भाई, जब भी शिशु जो है पैदा होता है, यानी आता है, तो तब से लेकर के जब तक वो रहता है जीवित, तब तक का जो है उसकी आजीवन यानी चलती रहती है सामाजिकरण की प्रक्रिया। ठीक है, चलो, सामाजिक विकास
व्यक्ति के सामाजिक की प्रक्रिया है। सामाजिक विकास व्यक्ति के सामाजिकरण की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। हरलोक के अनुसार, तो हरलोक के अनुसार आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखना है कोई डेफिनेशन, जैसे सामाजिक विकास आपको लिखना है, उसके बारे में एक डेफिनेशन भी आपकी याद होनी चाहिए। किसी भी राइटर की हो सकती है, बुक में आपको 3-4 राइटर की मिल जाएगी, लेकिन जो सबसे आसान लगी वो मैंने यहाँ पर लिख दी। हरलोक के अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है, बिल्कुल सही। क्या आप समझ पाए? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास। व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास में क्या होगा? व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकासों के गुण लिखने हैं भाई। व्यक्ति और समाज में घनिष्ठ संबंध है, यानी व्यक्ति का समाज में घनिष्ठ संबंध है, यानी पक्का संबंध है। व्यक्ति और समाज एक सिक्के के दो पहलू है, और व्यक्तित्व के विकास के लिए सामाजिक विकास आवश्यक होता है। यानी कोई व्यक्ति का अगर विकास होना है, कोई बच्चा बड़ा होना है, तो उसमें सामाजिक विकास का बहुत अहम रोल होता है। बिना उसके वो सामाजिक विकास में, बिना सामाजिक विकास के बड़ा नहीं हो सकता, उसको बुद्धि नहीं आ सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समायोजन। समायोजन व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण अंग होता है, यानी एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको। समायोजन को एडजस्टमेंट बोलते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए परिस्थितियों को अनुकूल बनाना ही समायोजन कहलाता है। यानी इतनी मेहनत करता है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, समायोजन करता है, उसे ही एडजस्टमेंट कहता है। यानी एडजस्टमेंट करने का मतलब भाई बुक्स की व्यवस्था करना, आप नोट्स की करना, आप जैसे अब पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी तो सब चीज़ की व्यवस्था करके ही बैठे हैं यहाँ पर, तो इसीलिए आप ये समायोजन कर रहे हैं। माननीय मूल्य क्या होता है? माननीय गुणों के परिपूर्ण व्यक्ति ही सर्वप्रथम माना जाता है। ठीक है। व्यापक सोच, जो जिसकी सोच अच्छी हो, सबके अनुकूल हो, सबसे बात करता हो। यहाँ पर आप डायग्राम की मदद से भी देख सकते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इस चित्र के माध्यम से सिखाया गया है। जैसे मानसिक योग्यता का प्रभाव, भाई मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उससे भी प्रभाव पड़ेगा व्यक्तित्व में। विशिष्ट रुचि का प्रभाव, भाई बच्चे में रुचि नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा। भौतिक वातावरण का प्रभाव, ठीक सामाजिक वातावरण का प्रभाव भी पड़ेगा। परिवार विद्यालय का प्रभाव भी पड़ेगा, भाई परिवार में और विद्यालय में कैसा वातावरण है उससे भी प्रभाव पड़ेगा। सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव भी यहाँ पर होगा। वंशानुक्रम का प्रभाव भी होगा। जैविक कारणों का प्रभाव भी होगा। शारीरिक रचना का प्रभाव भी होगा, और दैहिक प्रवृत्तियों का प्रभाव भी होगा। राइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये सारे पॉइंट आप इस तरीके से अपनी नोटबुक में यहाँ पर लिखेंगे। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक एक एक करके जितने भी आपके याद आ जाए वो सब आप जो है नोट कराएंगे। 2 मार्क्स में आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है 4th सेमेस्टर में। चलो आगे चलते हैं। व्यक्तित्व का निर्धारण प्रभावित करने वाला कारक, ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। शारीरिक तत्व, वंशानुक्रम, वातावरण, सामाजिकरण और मानसिक तत्व, ये होते हैं आपके व्यक्तित्व का निर्धारण यानी प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक आपके सामने है, और बड़ा कर देता हूँ। सामाजिक तत्व, वंशानुक्रम, वातावरण, सामाजिकरण और मानसिक तत्व। ठीक, चलो बीच बीच में आप जो है वीडियोज़ को शेयर भी कर दिया करिए। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक की संख्या बढ़ा दीजिए। नहीं बढ़ाई है आपने, क्लास कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो लाइक की संख्या आपको बढ़ानी पड़ेगी। वातावरण और वंशानुक्रम, इन दोनों की गुणा करके बनता है व्यक्तित्व। ठीक है, इसके बिना ये अधूरा, इसके बिना ये अधूरा। ठीक, चलो इसको आप इसी तरीके से याद कर लेंगे। एग्जाम में अगर ऐसे लिख देंगे तो मार्क्स आपके अच्छे आने की पॉसिबिलिटी होती है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? वंशानुक्रम, संवेगात्मक विकास,
आर्थिक स्थिति सही न होना, शारीरिक एवं मानसिक विकास, और भाई शिक्षक और परिवार, ये सब प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक, चलो जी। आदत, आदत मतलब हैबिट, नेचर, ये सब आदत ही होती है। भाई आपकी कैसी आदत है, अच्छी आदत है, बुरी आदत है, वो सब इसमें ही लिखेंगे। भाई जैसे देर देर रात सोना, सुबह देर तक जगना, सुबह देर से जगना, ये सब बुरी आदतें अच्छी आदतें होती है। तो आप यहाँ पढ़ेंगे इसको, आदतें को। व्यक्ति चिंतन के आधार पर कर्म करता है और लंबे समय तक किया जाने वाला कार्य आदत के रूप में स्थापित हो जाता है। ठीक, ये सब है। एग्जाम्पल दे दिए, देर से उठना, देर से सोना, देर से उठना, जो है ऐसे से एग्जाम्पल आपके आदत से संबंधित है। कोई डाउट? चलो जी आगे बढ़ते हैं। आदत की परिभाषा, जेम्स के अनुसार आदत की भी परिभाषा होती है भाई, जेम्स के अनुसार। और ये इम्पोर्टेंट भी है, एक नंबर में आपसे पूछी भी गई है पहले भी, आगे भी पूछी जा सकती है। जेम्स के अनुसार आदत दूसरा स्वभाव है। ठीक, आदत जो है हमारी दूसरा स्वभाव है। स्वभाव भी तो हम आदत को ही कहते हैं, राइट। गैरेट के अनुसार, गैरेट ने भी एक डेफिनेशन दी है, वो भी यहाँ पर लिखी गई है, उसको भी देख लीजिए। भाई आदत उस व्यवहार को जाने वाला नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है यथावत हो सके। यानी बार बार उसी काम को कर रहा है, यानी आदत पड़ गई है, या कह देते हैं भाई तेरी आदत खराब है कि बार बार उसी काम को कर रहा है मना करने के बाद भी, यही इसका अर्थ हुआ। आदतों के प्रकार, कितने प्रकार की जो है आदत होती है? यांत्रिक, शारीरिक, भाषा, नाड़ी और नैतिक, विचार संबंधित आदतें और भावना संबंधित आदतें। 7 प्रकार की आपकी आदतें होती है। कौन कौन सी? यांत्रिक में आते हैं जूते के फीते बांधना या कोट के बटन लगाना। आपकी आदत है कि आप सुबह जैसे ही कॉलेज के लिए तैयार होते हैं तो आप जूते के फीते भी बांधेंगे, अगर कोट पहनेंगे तो उसके बटन भी बंद करेंगे। तो ये आपकी यांत्रिक आदत है, यानी रोज के काम करने वाली आदत है, आप रोज करेंगे अपने आप सोचेंगे भी नहीं कि आप भाई कोट पहना, आपने ये नहीं सोचा कि भाई बटन बंद कर लो, अब आपके हाथ अपने आप ही बटन बंद कर देंगे, यही आदत होती है। शारीरिक आदतें कौन सी होती है? पान खाना या सिगरेट पीना किसी को आदत होगी तो ये शारीरिक आदत में आती है। भाषा संबंधित आदतें, यानी गलत उच्चारण करना, जैसे पै को कै कह देते हैं, कै को यह कह देते हैं, इस तरीके की जो आदतें होती है वो भाषा संबंधित आदतें होती। नाड़ी मंडल संबंधित जो आदतें हैं वो होती है जैसे नाखून या कलम खाना। कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे 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 नाखून खाते रहते हैं, या अपने पेन को मुंह में ऐसे 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 करते रहते हैं, तो नाखून या कलम चबाना ही नाड़ी मंडल संबंधित आदतें हैं। नैतिक आदतें कौन सी होती है? पवित्र जीवन व्यतीत करना या सत्य बोलना, बड़ों का सम्मान करना, ये होती है आपकी नैतिक आदतें। और ये सबसे अच्छी भी मानी जाती है कि भाई बड़ों का सम्मान करो, नमस्ते करो, पैर छुओ, ठीक है, और हमेशा सत्य बोलो, सच बोलो, ये नैतिक आदतें आपकी होती है। विचार संबंधित आदतें, इनमें क्या आता है? समय, तत्परता, तर्क या कारण संबंधित विचार, ये सब आते हैं। भावना संबंधित आदतें, प्रेम, किसी से घृणा, प्रेम करना, घृणा करना, चिढ़ना, ये सभी आदतें आपकी आती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी यूनिट नंबर 2 चली हुई है। आदतों का शिक्षा व सीखने में महत्व, आप एक बार इसको पढ़ेंगे। बालक को समाज के अनुकूल करने में सहायता देती है। आदत बनने पर उस कार्य को करने में अ, थकान नहीं होती, यानी जिस काम में रुचि लग जाती है उस काम को
करने में थकान नहीं होती, बालक को सीमाओं में बांधे रखती है, मतलब बालक उसी सीमा में रह करके काम करते हैं। संतुलित शरीर, मानसिक और संवेगात्मक विकास, ये सब आदतें होती है शिक्षा व सीखने के महत्व की। ठीक है। स्वस्थ आदतों का निर्माण, भाई जो आपकी बढ़िया आदत है, स्वस्थ आदत है, उसका निर्माण क्या होता है, तो ये आपके सामने है। क्या होता है, प्रातःकाल जल्दी उठना, सुबह को जल्दी उठना चाहिए, पहले अवसर पर ही कार्य पूर्ण करना चाहिए, यानी पहला अवसर मिला उसमें ही कार्य पूर्ण करा, यानी आपको एग्जाम देने का मौका मिला और आपने इतनी अच्छे से तैयारी करी, पहली बार के में ही आपने अपना एग्जाम निकाल लिया, बैक लगने का झंझट ही खत्म, ना रिजल्ट की बात देखनी ना आंसर की पहली बार में ही आपने सफल कर लिया। तीसरा आ जाता है, जिस कार्य को आदत बनाना चाहते हैं उसे उसका प्रतिदिन अभ्यास करें। जो आप आदत बनाना चाहते हैं उसका आपको रोज लगातार अभ्यास करना है। बालकों को अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए पुरस्कार दिया जाना चाहिए, यानी अगर अच्छा काम कर रहे हैं बालक तो उनको पुरस्कार दिया जाना चाहिए, तभी वो अच्छी आदतों में आएगा, यानी उसको बच्चे कंटिन्यू करेंगे। अगला आता है चित्र प्रवृत्ति यानी स्वभाव। चिंतन प्रवृत्ति एवं स्वभाव, ये चिंतन है, यानी चिंतन प्रवृत्ति की अवधारणा व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों से संबंधित होती है। मनुष्य की आदतें एवं स्वभाव उसके संपूर्ण जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए बालक बालिकाएं जैसे परिवेश व माहौल से निकलकर आते हैं, उसी प्रकार की आदतें व स्वभाव उनमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये हुई चिंतन प्रवृत्ति स्वभाव। आगे चलते हैं, स्व जागरूकता। तो जागरूकता का आशय बालक द्वारा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में एक व्यक्तियों के अंतर करने तथा नकारात्मक एवं सकारात्मक सोच विकसित करने से है। स्वयं जागृत मतलब अपने आप जागृत करना। चलो जी, व्यक्तित्व विकास में वातावरण का प्रभाव, ये यूनिट आपकी जो है समाप्त होने वाली है, ये आपका लास्ट पेज है। यूनिट नंबर 2 आपकी समाप्त हो जाएगी और कल की वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे। यानी अभी तक हमने एक क्लास में एक यूनिट कंप्लीट करी, दूसरी क्लास में हमने सेकंड यूनिट कंप्लीट करी, आज जो तीसरी क्लास है होगी तीसरी क्लास कल, उसकी जो है तीसरी यूनिट समाप्त कर देंगे। इस हिसाब से हम 10 वीडियो में आपकी शांति शिक्षा एवं सतत विकास चैप्टर यानी जो आपका सब्जेक्ट है उसको फिनिश कर देंगे। चलिए आगे क्या आता है, व्यक्तित्व विकास के वातावरण का प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ता है, जे.एस. रोस के अनुसार, जे.एस. रोस के अनुसार क्या है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। बिल्कुल सही, वातावरण मतलब बच्चे के चारों ओर, हमारे चारों ओर वातावरण है, ये एक बाहरी शक्ति है जो 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 हमें प्रभावित करती है। ठीक है, ये जे.एस. रोज ने कहा और इसका नाम जो है आप याद भी कर लेंगे या नोट भी कर लेंगे, क्या, जे.एस. रोस। जे.एस. रोस के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। बाल विकास के वातावरण का प्रभाव, यानी बाल विकास में वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। कोई परिवार का भी प्रभाव पड़ेगा, शारीरिक अंतर का भी प्रभाव पड़ेगा, यानी हाथ पैर छोटे बड़े हो जाए या कुछ अपाइज हो जाए तो उससे भी प्रभाव पड़ेगा। मानसिक विकास का भी प्रभाव पड़ेगा, भाई कोई मानसिक शक्ति किसी की कम है किसी की ज़्यादा। विद्यालय का भी प्रभाव पड़ेगा, किसी विद्यालय में जो जो टीचर है वो पढ़ाते नहीं है, शिक्षक, तो किसी में पढ़ाते हैं, तो जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ बच्चे तेज और अच्छे मिलेंगे, यानी पढ़ने वाले मिलेंगे। शिक्षकों का प्रभाव, ये भी सब इसी के अंदर आ जाता है, बाल विकास के वातावरण का प्रभाव। अब जो है बीटीसी 2017 में आपके एग्ज़ाम में ये आया था, डीएलएड 2017 के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बना था, क्या व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण,
5 गुण बताने थे और 5 गुण कौन से थे, और ये 2019 में भी आपका आया है, यहाँ पर लिखा भी गया है, ब्रिटिश 2019 में भी आपसे पूछा गया है। तो खुलापन यानी ओपननेस, दूसरा क्या है, चैत्यात या गंतव्यस्ट, ठीक है। अगला है बाहरी मुक्ता, चौथा आ जाता है सहमति जनस्त्या, और पांचवा आ जाता है आपका स्नायु विकृति। स्नायु विकृति, ये आपके 5 पॉइंट है जो आपको लिखने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यही आपके एग्जाम में आने की संभावना है। बाकी आगे आपकी यूनिट नंबर 3 आ चुकी है, व्यक्ति में सामाजिक एवं शांति, ये आपकी यूनिट नंबर 3 है, और इसको हम जो है कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। एक बार आप बताइए कि आपको समझ आया है या नहीं। आज यूनिट नंबर जो है हमने 2 को कंप्लीट कर लिया है। एक वीडियो में हम एक यूनिट को कंप्लीट करेंगे, इसी हिसाब से हम आगे की तैयारी करेंगे। ओके, चलो जी, सब बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और ख़त्म होने पर शेयर करेंगे, और मिलते हैं शाम को 5 बजे वाली क्लास में अंजलि मैम के साथ इंग्लिश, और रात 8:30 बजे मैथ्स के साथ जुड़ जाना। बाकी ठीक है बस। ओके, आपको समझ आया? ओके, वेरी गुड, सभी ने अच्छे अच्छे कमेंट करे। चलो जी, आपके समझ आया है तो पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। चलो जी, फिर मिलते हैं आपको 5 बजे वाली क्लास में। ओके, बाय, टाटा।